गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th का बायो क्लास स्टार्ट होने वाला है। जो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है, उसी चैप्टर से हम ये टॉपिक उठाए हैं और लॉकडाउन को देखते हुए मुझे लाइव क्लास करना पड़ रहा है और आप बच्चे नियमित इस वीडियो को देखें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज हम पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं, जैव प्रक्रम। तो चलते हैं जैव प्रक्रम की ओर। जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है, उस टॉपिक को चर्चा करते हैं। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। 10वां के लिए ये महत्वपूर्ण अध्याय है। और जैव प्रक्रम जीवों में पाए जाने वाला वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करे या सुरक्षा करे, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करे या सुरक्षा करे, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में जीवों में जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। सजीव कहने का मतलब है, सजीव की परिभाषा आप नीचे क्लास से ही पढ़ रहे हैं। निर्जीव की परिभाषा जान रहे हैं। सजीव जिसमें जान हो, एक अर्थ में जाने, जिसमें जान हो वो क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। और जिसमें जान नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। अब सजीव के अंतर्गत कुछ जैव प्रक्रम क्या क्या होते हैं कि सजीव कौन किसे कहेंगे? जिसमें पोषण की प्रक्रिया हो, श्वसन की प्रक्रिया हो, ठीक, परिवहन या वहन की, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया हो और जनन की क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। तो सजीवों में मुख्य रूप से क्या क्या आता है बाबू? पोषण आता है, श्वसन आता है, वहन आता है, उत्सर्जन आता है, नियंत्रण एवं समन्वय और जनन की प्रक्रिया आती है। वे सभी जीव जिनमें श्वसन की क्रिया हो, पोषण की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया हो या जनन की क्रिया हो या परिवहन की क्रिया हो, वो क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। अब आते हैं सजीव में मुख्य रूप से पोषण किसे कहते हैं? पोषण आप जानते होंगे बच्चे कि धरती पर जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? भोजन के रूप में क्या करते हैं? भोजन के रूप में अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए वो क्या करते हैं? नित्य प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं या पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पोषण वैसा प्रक्रम है जिसके द्वारा मानव क्या करता है? भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है और अपने शरीर का क्या करता है? अनुरक्षण करता है। वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब ये पोषण से हमारे शरीर का क्या होता है? रक्षा होता है। अगर पोषण नहीं करेंगे तो सजीवों का रक्षा नहीं होगा, वो उनके सेल काम करना बंद कर देंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो पोषण सजीवों में सबसे महत्वपूर्ण है। अब पोषण की ही बात हो रही है तो पोषण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ये भी हम बताएंगे अगले क्लास में, जब चलेंगे तो अगले क्लास में ये टॉपिक है। इसलिए अभी जो मुख्य रूप से जो जिन बिंदुओं को मैंने लिखा है उन्हीं बिंदुओं पर हम विशेष रूप से अभी चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन पोषण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो जीव या पादप अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। अब तीसरा आते हैं, ये तो पोषण के बारे में जाने। अब श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन के बारे में जानते हैं कि सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा मुख्य रूप से, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा कि श्वसन की परिभाषा दे तो सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन परिभाषा में अगर 2 नंबर का पूछे तो वहाँ आपको बोलना है नासिका द्वारा वायुमंडल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? मानव ग्रहण करता है और उन्हें ट्रैकिया होते द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है।
फेफड़े वहाँ पर क्या करती है, वायु को कूपिका क्या करती है, शुद्ध वायु को वहीं रोकती है और अशुद्ध वायु को पुनः जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वो बाहर निकाल देती है। अर्थात श्वसन वैसा प्रक्रम है जिसके द्वारा मानव नासिका द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़े पुनः उन ऑक्सीजनों को रूपांतरित करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नासिका द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब आते हैं श्वसन की बात करें तो श्वसन मुख्य रूप से अगर बात करें तो श्वसन अंग होना जरूरी है और एक श्वसन प्रक्रिया होती है। श्वसन अंग में मुख्य रूप से अगर बात करें, श्वसन अंग किस किस में पाया जाता है, तो पहला पौधों में पाया जाता है। श्वसन अंग के रूप में पौधों में क्या पाया जाता है, रंध्र छिद्र पाए जाते हैं और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, पत्तियों में। हम बात कर रहे हैं श्वसन अंग की, तो सबसे पहले हम चर्चा किसके किए हैं, पौधे की चर्चा की है। किसका चर्चा किए हैं, पौधे का चर्चा किए हैं। तो देखिए पौधों में क्या पाया जाता है, मान लिया जाए ये पौधा है, ये पौधा है, उनकी ये पत्तियां हैं, उनकी ये क्या है, पत्तियां हैं, ये पत्तियां, इन पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र छिद्र, जिसको एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमाटा कहा जाता है या रंध्र छिद्र कहा जाता है या रंध्र छिद्र कहा जाता है। अब ये पत्तियां क्या करती है, इन्हीं एस्टोमाटा के द्वारा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और बदले में ऑक्सीजन को क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो श्वसन अंग पौधों में अगर पूछेगा आपसे श्वसन रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो श्वसन रंध्र पत्तियों में पाई जाती है। श्वसन रंध्र जो है मुख्य रूप से रंध्र छिद्र जो होती है वो पत्तियों के अंदर पाई जाती है। कहेंगे क्या, पत्ती की ऊपरी सतह या निचली सतह, तो पत्ती की ऊपरी और निचली दोनों सतह में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या करती है, पत्ती की ऊपरी सतह वाली भागों पर जहाँ द्वार कोशिका होती है उन्हीं द्वार कोशिकाओं के अंदर एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, ओपन एस्टोमाटा और क्लोज एस्टोमाटा, जिनके द्वारा क्या करती है, ये श्वसन की क्रिया को आवागमन करने में मदद करती है। अब कुछ और बात है, वातरंध्र, जो वातरंध्र मुख्य रूप से पुराने तनों एवं जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन पत्तियों में मांसल और चपटा पत्ती होता है, मोटे पत्ती होते हैं, उसमें रंध्र छिद्र का अभाव होता है, तो वहां पर कैसे ऑक्सीजन लेगा, वहां पर वो क्या करते हैं, वातरंध्र से लेता है, अर्थात पुराने तनों एवं जड़ों से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। अब आते हैं जंतुओं में, पहला पेड़ में समझे, पेड़ों में रंध्र छिद्र के द्वारा क्या करता है, ये श्वसन क्रिया करता है, या जिस पत्तियों का पत्ती क्या हो जिसमें रंध्र छिद्र का अभाव हो, या मोटे पत्ती हो या चपटे पत्ती हो, मांसल पत्ती हो, उसमें पुराने तनों और जड़ों से क्या करते हैं, ये श्वसन क्रिया करते हैं। अब आते हैं जंतुओं में कैसे श्वसन क्रिया होती है। तो मुख्य रूप से जंतु जो है इस पृथ्वी पर दो टाइप के होते हैं, पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसको कहेंगे बाबू, जिसमें वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक कोशिका से निर्मित हो, अर्थात एक ही सेल से उनके शरीर का निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और वे जीव जिनके शरीर की कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं से निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। इसके उदाहरण होते हैं अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास, और इसके उदाहरण होते हैं मानव, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सभी आते हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत। लेकिन इन सारे जीवों में भी एक श्वसन की क्रिया होना बहुत आवश्यक है। श्वसन से क्या होती है, भोज्य पदार्थ अर्थात जो पदार्थ ग्रहण किए हैं उनको तोड़ने का काम करता है, जिससे जीवों के शरीर में क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए श्वसन होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक कोशिकीय जीव कैसे श्वसन करता है। तो मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में जो होता है, जो निम्न वर्गीय जीव होते हैं, उसमें एक प्रकार की क्रिया होती है विसरण क्रिया। ये विसरण क्रिया द्वारा क्या करता है, अपने पदार्थों को क्या करता है,
ऑक्सीजन को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है। विसरण कहते किसको है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अर्थात अमीबा की ही बात करते हैं बाबू, तो अमीबा में देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इनका शरीर क्या होता है, अनिश्चितकार होता है और इनके मध्य में क्या होता है, केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, केंद्रक पाए जाते हैं, मध्य में केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो बाहरी संरचना देख रहे हैं, इस जगह को कहते हैं कूटपाद। कूटपाद का मतलब होता है झूठा पैर, और जहां पर ये भोजन ग्रहण करते हैं उस जगह को कहते हैं खाद्यधानी। खाद्यधानी कहा जाता है। और अंदर में बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, उसको कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं, रसधानी। अब ये अमीबा क्या करता है, अब इसके शरीर में कैसे पदार्थों का आवागमन, तो मतलब क्या करता है, जब पदार्थ को ग्रहण करता है तो जटिल अणु को लेता है, और जटिल अणु जैसे ही अंदर जाता है तो ये जीव रसधानियां क्या करती है, इन सारे भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ती है, और छोटे छोटे खंडों में तोड़ने के बाद इनके केंद्रक का साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद इनके शरीर में विखंडन होता है, और विखंडन के कारण क्या होता है, अमीबा 2 संतति अमीबा का निर्माण करता है। तो ये किया क्या, उच्च सांद्रता, भोजन कहाँ है, बाहर है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और इसी ढंग से ये श्वसन क्रिया भी करता है। वातावरण में ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, ये निम्न वर्गीय जीव है, तो इसके लिए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, जो ऑक्सीजन लेकर अपने शरीर को ये जीवित रखती है। अब बात करते हैं, इसके अलावे ये कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, कोशिका झिल्ली, बाहरी घेरा को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। याद रखना, पादपों में पाया जाता है कोशिका भित्ति, और जंतुओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से नमी को ग्रहण करते हैं और अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो उच्च सांद्रता क्या है, वातावरण में है, और निम्न सांद्रता किस में है, जंतुओं में। तो ये क्या करता है, पदार्थों को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने का काम करता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में कैसे होता है, तो बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, पहले वो परिभाषा जानते हैं। वे जीव जिनके शरीर के अंदर बहुत सारे सेलों से शरीर की संरचना का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी इत्यादि, कीट, सांप, मछली, मनुष्य, ये सभी किस में आता है, बहुकोशिकीय में। अब बात करते हैं कीट की, तो देखा जाए कीट, आपने कभी तेलचट्टा को देखा होगा, ठीक है, तेलचट्टा की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से इनकी बात करते हैं, तो जब अब इनकी शरीर की संरचना देखेंगे तो इनकी शरीर की संरचना इस ढंग से रहता है, इस ढंग से रहता है शरीर की संरचना। ऊपर पंख रहते हैं, और शरीर की अंदरूनी संरचना इस ढंग से रहता है, शरीर की अंदरूनी संरचना इस ढंग से रहता है। इस ढंग की संरचना जो गठन होता है उसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। और इन ट्रैकिया पर क्या होता है, छिद्र रहते हैं। क्या रहते हैं, छिद्र रहते हैं। इन ट्रैकिया के ऊपर क्या रहते हैं, छिद्र। तो ये जो है ना, कीट जो है, ये कीट वर्ग में आता है, आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। तो मुख्य रूप से ये कीट वर्ग में ये तेलचट्टा की बात करते हैं, तो ये तेलचट्टा मुख्य रूप से किससे श्वसन करता है, ट्रैकिया की मदद से। और आप देखे होंगे मानव में हम पढ़ाएंगे, मानव पाचन तंत्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ट्रैकिया क्या होता है। मुख्य रूप से गला के अंदर ट्रैकिया रहता है। ये मानव का संरचना है। बात करते हैं मानव की, तो मानव के अंदर जब हम बताएंगे आपको, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से एक नली जाती है, यहाँ से फेफड़े की ओर जाती है, और ये स्प्रिंग की तरह एक बनी हुई संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया मानव के अंदर भी पाई जाती है। कुंडलित लचीली हड्डियों का बना एक संरचना होता है, जो क्या करता है, वो भोजन को अंदर पहुंचाने का काम करता है। और जब भोजन धीरे धीरे नीचे आता है तो भोजन इसमें क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। क्या होती है, पाचन क्रिया होती है। और पाचन होने के बाद भोजन ट्रैकिया के द्वारा ही धीरे धीरे क्या होता है, शरीर के अंदर पहुंचता है। ठीक है। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीवों में, तो कीटों के द्वारा होता है
ट्रैकिया में। सांप और मेढक में वो त्वचा के द्वारा आता है। सांप की बात करते हैं बाबू, तो ये सांप की संरचना मान लीजिए, ये सांप है, ये सांप है, ठीक है ना, ये सांप की बात करते हैं, ये सांप की संरचना है। तो मुख्य रूप से ये सांप जो है ना, इसमें त्वचीय श्वसन होते हैं। ये त्वचा के द्वारा क्या करता है, श्वसन की क्रिया करते हैं, अर्थात ये नमी वाले स्थानों पर आते हैं। इनके शरीर में कोल्ड ब्लडेड पाए जाते हैं, शीत रक्त पाया जाता है, और जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपने आप को जमीन के नीचे में बहुत दिनों तक रहने के बाद भी ये श्वसन की क्रिया करते हैं, और श्वसन की क्रिया करने के बाद अपने आप को जीवित रखते हैं। तो सांपों में क्या होता है, त्वचीय श्वसन होता है। मेढक में क्या होता है, त्वचीय श्वसन है। लेकिन मछलियों में क्या होता है, गिल्स के द्वारा होता है। अब आते हैं मछली की बात करते हैं, थोड़ा मछली का चित्र देख लेते हैं बाबू। ये मान लो कि मछली का ये चित्र है, ठीक है ना, ये मछली का चित्र है। इसमें पाया जाता है ये गिल्स। क्या पाया जाता है, ये गिल्स पाया जाता है। ये संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, और ये गिल्स की संरचना है। थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया नेत्र, ये हो गए सल्क, इसको कहते हैं सल्क, ये कहते हैं पुच्छ, ये होते हैं पुच्छ, और इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं पख। क्या कहते हैं, पख कहा जाता है। तो इसमें ये अलग अगर रहेगा तो पख कहलाएगा, और डबल रहेगा तो युग्मित पख कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये सल्क क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेत्र की बात करते हैं, जो दिखने में इसको मदद करते हैं, और ये गिल्स होता है जिसकी मदद से ये श्वसन की क्रिया करता है। गिल्स के ऊपर एक अपर कूलम होता है। क्या नाम है, अपर कूलम, अपर कूलम। क्या होता है, अपर कूलम होता है, जो ढक्कन की तरह काम करता है, उसको कवर किए रहता है। जब मछलियां जल में रहती है तो इसी गिल्स की मदद से क्या करती है, श्वसन क्रिया करती है। और मनुष्यों में क्या होता है, फेफड़ा द्वारा श्वसन होता है। तो मैंने आज की क्लास के टॉपिक में श्वसन पर चर्चा किया। नेक्स्ट दिन हम परिवहन पर करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।